हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, जिसमें हमारी 8 उपग्रह हैं। उनको बारी बारी से पढ़ेंगे कि कौन कौन से उपग्रह हैं और उनके कौन से उपग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका जो है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। इन सभी को भी आज हम लोग कवर करेंगे, जो आपके सीटी के एग्जाम में 1 या 2 नंबर से कई नंबर से पूछता है। अगर इसको पढ़ लेते हैं तो फ्रेंड्स आपकी एसएसटी में भी ये उपग्रह वाला आता है, तो पेपर सेकंड के लिए भी आपका काम करेगा। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिए, जिससे क्लास जो है कि सभी सी-टेट की तैयारी करने वाले छात्रों को पहुंच पाए। और सी-टेट का फ्रेंड्स फॉर्म जो है कि 27 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है भरना। आप जाकर के फॉर्म को भर दीजिए, 1 या 2 दिन में भर देंगे आप लोग, तो आपको सेंटर जो है कि आपके घर के पास में मिल जाएगा। अब ज़्यादा लेट करेंगे तो आपको दूर सेंटर देखने को मिलेगा। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य ग्रह खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं एस्टेरॉयड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इन्हें कहा जाता है हमारा सौर मंडल। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आगे है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक है, आगे सूर्य के सबसे ज्यादा निकट तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रकाश की गति जो है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है। इस गति को हम लोग कहा जाता है घूर्णन गति। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग उपग्रह। तो फ्रेंड्स जो है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रह हम लोग पढ़ना था, ठीक है, उपग्रह नहीं पढ़ना था अभी। तो 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं जो कि बुध है, शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा यानी ऑर्बिट कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये रहा कि बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ग्रहों का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरियस तथा प्लेटो बोने, यह जो है कि इसको कहा जाता है ड्वार्फ प्लेट कहते हैं। ठीक है, और पढ़ेंगे शुक्र और यूरेनस। शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। इन दोनों ग्रहों को परिक्रमण की दिशा घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हमारे जो 2 ग्रह है वो घड़ी की सुई की दिशा में घूमता है। वो ग्रह है बुध और शुक्र, और बाकी सब जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बुध के बारे में। बुध ग्रह सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमा काल लगभग 88 दिन है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे शुक्र। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। वीनस प्लेनेट को यह नाम प्रेम, सुंदरता की देवी रोमन देवी के नाम पर दिया गया। शुक्र ग्रह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, क्योंकि वीनस प्लेनेट का द्रव्यमान एवं आकार पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 ग्रह हैं जिनका नहीं है, बुध और शुक्र। ठीक है, शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुव के पास थोड़ी सी चपटी हुई है। यही कारण है कि इसके आकार को भूआ यानी जियाट कहा जाता है। भूमि का अर्थ होता है कि पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के पास केवल एकमात्र
एक उपग्रह जो है चंद्रमा है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि उसकी 2/3 सतह पानी से ढका हुआ है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घूर्ण पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकंड का समय लेती है। यहाँ तक हो गया। अब अरुण सूर्य ग्रह की खोज विलियम हर्जेल ने 1780 ईस्वी में की थी। इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सूर्य ग्रह के यूरेनस ग्रह के 27 उपग्रह हैं। पढ़ेंगे उपग्रह वरुण यानी नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का सबसे दूरी से के अनुसार सबसे दूर ग्रह है। यह सबसे ठंडा ग्रह है। नेपच्यून ग्रह के 14 उपग्रह हैं। ठीक है, पढ़ेंगे उपग्रह यानी कि कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। अपने ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें उपग्रह कहते हैं। जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। मानव नीति निर्मित उपग्रह भारत ने आर्यभट्ट, एजुएट और ओशनसेट नामक उपग्रह बनाए हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग चंद्रमा के बारे में, जो एकमात्र पृथ्वी का उपग्रह है। तो हमारी पृथ्वी के पास केवल एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। यह हमारी पृथ्वी की सर्वाधिक निकट स्थित आकाशीय पिंड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया हमारा। अब आगे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट का समय पूरा लेता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। चंद्रमा का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है और यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जो हमारी पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकेंड में पहुंचता है। इस प्रकाश को चांदनी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगला हमारा आ गया क्षुद्र ग्रह, यानी कि तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन छोटे पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग उल्का पिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की हो जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। इन्हें टूटता हुआ तारा कहा जाता है। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग पुच्छल तारा यानी कि कॉमेट्स। पुच्छल तारा अथवा हेलो धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, फूल और गैसों के बने आकाशीय पिंड होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर सूर्य के तरफ तथा पूंछ सूर्य से दूर की तरफ होती है, जो हमें चमकीला दिखाई देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्यों पूंछ जो होती है उसके दूर होती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कुइपर मेखला क्या होता है? तो यह नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तरह की तस्तरी के आकार की विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं। इसमें कई बर्फ से बने हैं। धूमकेतु इसी क्षेत्र में आते हैं। प्लूटो भी इसी मेखला में स्थित है। अब पढ़ेंगे हम लोग सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण कब होता है कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग बताया जाता है युवती। ठीक है, और यह घटना जो होती है अमावस्या के दिन होती है। इस स्थिति में जो चंद्रमा की छाया होती है वो पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे सूर्य ग्रहण हो जाता है। हम लोग देखेंगे चंद्र ग्रहण। इस प्रकार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, तो उस स्थिति को हम लोग बुलाया जाता है वियुति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड,
ये जो घटना होती है हमारी वो पूर्णिमा के दिन होती है। इस स्थिति को पृथ्वी की छाया चंद्रमा पड़ती है जिसे हम लोग चंद्र ग्रहण होता है। मकर रेखा किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। तो उसके बारे में आगे हम लोग ये पढ़ेंगे। तो काल्पनिक रेखा पहले देख लेते हैं कि क्या होती है। तो काल्पनिक रेखा जो होती है दोनों को दो भागों में बराबर ग्लोब में जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है इसे कहते हैं हम लोग विषुवत रेखा, यानी कि इक्वेटर भी कहा जाता है, यानी भूमध्य रेखा भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध और आधे दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश स्थित काल्पनिक रेखा को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में स्थित काल्पनिक रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर लिख लीजिएगा मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, छूट गया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के भाग को बोला जाता है कि उष्णकटिबंध। ठीक है, और भारत में के 8 राज्यों से जो कर्क रेखा होती है गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, इन 8 राज्यों से ऊपर गुजरती है। अब देखेंगे कि हमारे देश में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है और सबसे छोटा जो है कि गोवा है। जनसंख्या के आधार पर हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है और सबसे कम वाला जो है कि सिक्किम है। और हमारा अगला बात आ जाता है कि हमारे देश भारत के केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे जो है अंडमान निकोबार है, दिल्ली है, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, लक्षद्वीप, दमन दीव, चंडीगढ़। ठीक है, यही सब हमारे हैं। पांडिचेरी, श्रीनगर और जम्मू ले जम्मू कश्मीर। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में जो है कि समान अनुपात में केसरिया, सफेद, हरे रंग की क्षैतिज पट्टियां होती हैं। इन तीनों रंगों के कारण ही भारतीय ध्वज को तिरंगा कहा जाता है। भारत की ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है 2:3 होता है। ध्वज में सफेद रंग की पट्टी के बीच में गहरे नीले रंग का चक्र बना होता है जिसमें 24 तिरियां होती हैं। यह चित्र सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। 22 जुलाई 1945 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के रूप में अपना दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग और बलिदान का प्रतीक है। सफेद रंग शांति एवं समर्पण का है और पवित्रता का, तथा हरा रंग जो है कि देश की समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग भारत का राष्ट्रीय गान। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मनगण को 24 जनवरी 1950 को भारतीय राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया था, यानी स्वीकार किया गया था। यह गान रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा रचा गया। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को इसे कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। संपूर्ण गीत गाने को पढ़ने या गाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगता है। अब पढ़ेंगे हम लोग भारत के राष्ट्रीय गीत। तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित है, जो कि इनकी रचना आनंद मठ से लिया गया है। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के साथ ही स्वीकार किया गया था। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान वंदे मातरम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है कि अशोक स्तंभ है, जो मौर्य सम्राट अशोक के शासन के द्वारा बनाए गए भारत में स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ में 4 जो है कि शेर है, 4 शेर है। और कौन कौन से है? एक दूसरे से
पीठ सटाए कर बैठे हुए हैं और उनमें से एक सिंह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जिसे राजचिन्ह के रूप में दर्शाया गया है, जो देवनागरी लिपि में अंकित है। इसका अर्थ होता है सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट हमारा है कि 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सी है? ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत रत्न भारत का राष्ट्रीय सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है और सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न राष्ट्रीय सेवा में असाधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। इन राष्ट्रीय सेवाओं में विज्ञान, कला, साहित्य, खेल और सार्वजनिक क्षेत्र के में सम्मिलित होते हैं। इस पुरस्कार के रूप में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को एक प्रमाण पत्र, तमांग यानी मेडल दिया जाता है। तमांग और मेडल दिया जाता है। इस पुरस्कार में जो धनराशि है वो नहीं दी जाती है। सत्यमेव जयते। अब आगे हमारा है कि राष्ट्रीय भारत रत्न की शुरुआत जो है कि 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। अब पढ़ेंगे राष्ट्रीय पशु। 2 अप्रैल 1973 में बाघ यानी कि रॉयल ऑफ बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु शेर हुआ करता था। तेजी और फुर्ती और शक्ति के कारण बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु माना गया। बाघ का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस होता है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड 26 जनवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को संस्कृत भाषा में मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर का जंतु वैज्ञानिक नाम होता है पाव परिस्टस होता है। अब पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रीय पुष्प यानी कि नेशनल फ्लावर। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में कमल की शक्ति और धार्मिक संस्कृति की महत्ता है। कमल के फूलों का प्रयोग प्रायः फूल पूजा और यूनानी औषधियों के निर्माण के लिए किया जाता है। कमल का वानस्पतिक नाम होता है नील बियन न्यूसिफेरा होता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। माना जाता है कि हॉकी के खेल में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे, तब से हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। लेकिन भारतीय खेल मंत्रालय ने माना है कि आधिकारिक रूप से भारत में किसी भी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट की वेब पोर्टल पर हॉकी को ही भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद यानी कि बट वृक्ष को भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना गया है। यह एकता और दृढ़ता का प्रतीक है। जिस प्रकार भारत में विभिन्न धर्म जाति के लोग एक साथ निवास करते हैं, उसी प्रकार बरगद के पेड़ की शाखाएं, तने, जड़ों में छोटे बड़े कई जीव जंतु निवास करते हैं। बरगद का वनस्पति का नाम होता है फिकस बेंगालेसिस। राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय लिपि आधिकारिक लिपि देवनागरी है। ठीक है। अब राष्ट्रीय नदी, तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी हिमालय के गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमत से निकलती है, जहां पर इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। इसे आगे चलकर अन्य नदियां जैसे कि अलकनंदा, यमुना, सोन, गोमती, कोसी और घाघरा आदि मिलती हैं। देवप्रयाग में जाकर भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है और इसे आगे इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग विरासत पशु। तो भारत का जो विरासत पशु है, अक्टूबर 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। हाथियों की घटती हुई संख्या के कारण उन्हें बचाव हेतु हाथियों की विरासत पशु का दर्जा दिया गया। पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव।
तो मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। 18 मई 2010 को भारत की पर्यावरण और वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्टिविटी पशु के रूप में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। गंगा नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन को एकमात्र संकटपूर्ण जंतु है जो विशिष्ट रूप से इस नदी में वास करती है। इस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे शामिल किया गया है। अब पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय पिता। महात्मा गांधी को अघोषित रूप से भारत का राष्ट्रीय पिता माना गया है। सर्वप्रथम 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो स्टेशन से संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था। इसके बाद 30 जनवरी 1948 को उनकी हत्या के बाद जब देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर भारत के लोगों को संबोधित किया, तब उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता नहीं रहे। तभी से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग भारत की राजभाषा के बारे में। तो भारत की कोई भी राजभाषा यानी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार 343 के तहत हिंदी भाषा की राजभाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि 22 भाषाओं को अधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है, जो हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मोती यानी मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु और उर्दू, ऐसे हमारी जो 22 भाषाएं हैं इनको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया भारत की राष्ट्रीय मुद्रा है और भारतीय रुपया चिन्ह को भारत सरकार के द्वारा 15 जुलाई 2010 को जारी किया गया। भारत का राष्ट्रीय फल जो है कि आम भारत का राष्ट्रीय फल है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसको सभी फलों में दर्जा प्राप्त है। भारत का राष्ट्रीय दिवस क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय जो दिवस है, भारत के राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की जयंती को मनाया जाता है। इसमें हमारा 300 दिवस है, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और महात्मा गांधी की जयंती इसको घोषित किया गया है राष्ट्रीय दिवस। 15 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 1947 में भारतीयों को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। और 26 जनवरी 1950 की भारत को अपना संविधान प्राप्त हुआ, इसलिए इस दिन को गणतंत्र के रूप में मनाया जाता है। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था। अब पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम लोग राष्ट्रीय पंचांग। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग यानी कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में प्रयोग होने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक सनद पर आधारित है और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ 22 मार्च 1957 को, ठीक है फ्रेंड्स, 22 मार्च 1957 को इसको अपनाया गया। चैत्र भारतीय पंचांग का प्रथम माह होता है। ठीक है, तो आज का फ्रेंड्स टॉपिक खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक। यहाँ तक आपका पूरा खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक अब अगले दिन पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को